एक बेरोज़गार और एक फेलियर के जीवन में कोई नहीं रहता। पहले दोस्त छोड़ गए, फिर गर्लफ्रेंड छोड़ गई और फिर शहवाज ने छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं आपसे पूरा स्टोरी साझा करूँगा इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लव है और मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर जगह टॉपर रहा, फिर भी आज बेरोज़गार हूँ। क्यों हूँ? इसकी वजह कौन है? तो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे स्टोरी से जैसे मैं बताऊं तो मैं जो हाई स्कूल था उसमें एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम में या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने हर जगह टॉप किया। अपने क्षेत्र में मैं टॉप करता था। ये नहीं कि मैं अपने क्लास में टॉप करता, पूरे क्षेत्र में मैंने टॉप किया दोनों बार। फिर जब इंटर के बाद कुछ करने की बात आए, देखिए मुझे टेक्निकल चीज़ें कुछ भी पता नहीं था। मेरे घर में कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। मैं 3 लोग हैं, हम मम्मी पापा और मैं। तो मैं ही बस पढ़ा और मेरे मम्मी पापा कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं जब 12th किया, मुझे 12th करने के बाद पता चला कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए IIT जैसा कुछ एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने पता किया, लोगों से बोल रहे थे कि कोटा जाना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके किसी कॉलेज स्कूल में एंट्री कर सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि अगर कोटा में जाते आपका सालाना लगभग 2 से 3 लाख खर्च हो सकता है और हमारे पास उतना ऑप्शन नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपने पास के ही एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में BA, क्योंकि मेरे पास साइंस सेट था, मेरे पास ऑप्शन था, अच्छा खासा नंबर था, मुझे गाइडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं BA के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साथ में सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। तो कौन सी जॉब की प्रिपरेशन करते, मुझे पता नहीं था कि ऐसा SSC वगैरह कुछ होता है या रेलवे कुछ होता है। रेलवे में आए दिन सुनने को मिलता था कि रेलवे में धांधली हो गया, फिर SSC में धांधली हो गया। तो मैंने सोचा कि UPSC की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने सोचा था कि 3 साल अगर ग्रेजुएशन की UPSC की प्रिपरेशन करूँगा तो मैं स्कूल कॉलेज में हर जगह टॉप करता रहा, तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम निकाल दूँगा ईजीली। बट किस्मत को शायद कुछ और मंजूर थी, तो मैं कर नहीं पाया। क्योंकि जब मैं कॉलेज में 2019 के टाइम 20 आने ही वाला था, कोरोना से पहले, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे घर में अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में मेरी मम्मी इकलौती कमाने वाली है। मेरे पापा पहले से ही बीमार रहते हैं, उनको मतलब कि कोई ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, मैं कॉलेज जब मैं सेकेंड ईयर में था और मम्मी बीमार हो गई, तो मुझे UPSC की प्रिपरेशन छोड़ना पड़ा और फिर मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाता था बच्चों को। और साथ में उतना टाइम, देखिए अगर आप गांव से हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई पढ़ने वाला नहीं है, मेरे साथ के मेरे अगर कज़न ब्रदर वगैरह बात करें, सिस्टर बात करें, वो 7th 8th तक पढ़ के फिर उनका शादी हो गया सबका। तो ऐसा है हमारे गाँव का माहौल और घर का माहौल ऐसा है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि UPSC, देखिए उसमें एक तो गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हिंदी मीडियम के पास आपको भी पता है कि हिंदी मीडियम का कितना रिजल्ट आता है, बिल्कुल ना के बराबर रिजल्ट आता है हिंदी मीडियम का, आपको भी पता है। फिर मैं डिमोटिवेट हो गया, थोड़ा वीडियो से जाना। फिर मैं जब कोविड वगैरह आया, कोविड ठीक हो गया थोड़ा, तो मैं SSC की प्रिपरेशन करने लगा। और मैं बात करूँ, पहले मैंने UPSC की प्रिपरेशन किया, फिर SSC की प्रिपरेशन कर रहा था। और उसी टाइम मुझे याद है कि 2019 के टाइम रेलवे NTPC का फॉर्म आया था और ग्रुप D का फॉर्म आया था। तो उस टाइम मैंने भर दिया था, लेकिन जब कोरोना हटा तब तुरंत जाके आपका NTPC का एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया। अब क्यों फ़ेल हुआ उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको आगे। तो देखिए उस टाइम ऐसा था कि मैं एक तो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, मैथ वगैरह उतना ठीक नहीं था। फिर मैं जब SSC की प्रिपरेशन भी करने लगा था साथ में, तो इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। और आपको पता है कि जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनका इंग्लिश कितना ख़राब होता है। मुझे तो भाई एक सेंटेंस तो छोड़िए, एक वर्ड पढ़ के पढ़ना भी नहीं आ रहा था मुझे ठीक से हिंदी। मतलब मैंने टॉप किया था स्कूल में, लेकिन आपको पता है कि टॉप करने के लिए वो घिसी पिटी चीज़ें बस याद करना होता है। लेकिन अब जब SSC के फील्ड में आते हैं, आपको पता है कि वो ब्लैक बुक नाम की जो किताब है उसको रटना पड़ता है। फिर टीचर भी ऐसे भड़काते कि भाई अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो आप क्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसा चलता रहा। तो मैं ग्रुप D में एग्ज़ाम में फ़ेल होने की बस अगर आपको बताओ, देखिए ग्रुप D का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है। ग्रुप D में आपका साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आप अगर देखेंगे जो आपका 40 नंबर का होता है उसमें 20 नंबर का तो साइंस का क्वेश्चन ही होता है। तो मैं इंग्लिश पढ़ने लगा था, इंग्लिश में अच्छा खासा मतलब कमांड बना लिया था। तो मैं ग्रुप D में इस वजह से फ़ेल हुआ। तो इस बात से आप क्या समझे कि एक चीज़ पे फोकस करें, एक एग्ज़ाम पे, एक टाइम पे, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करें।
वरना आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। आप ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस डिफरेंट है और आप सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं, तो देखिए ये फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। तो मैं उसमें फ़ेल हो गया। लेकिन 2022 का टाइम आ गया था। 22 में क्या हुआ, एमटीएस का फॉर्म भर रखा था मैंने एसएससी का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वही है, किस्मत को कुछ और मंजूर थी। तो मेरा क्या हुआ, उस टाइम मेरा हो गया था। और उसी टाइम मैं बताऊँ कि सीजीएल का सबसे, अगर इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आई तो सीजीएल की आई थी। उस साल 47,000 वैकेंसी थी और उस समय जो कटअप था 114 नंबर था जनरल का, और मैं जनरल के कटअप से लगभग 50 के नंबर के आसपास मैं ऊपर था। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। मैं, और घर में कंडीशन ऐसा हो गया था, मम्मी बीमार थी, पापा बीमार थे, और मेरा जो मार्क्स बन रहा था एमटीएस में वो साउथ इंडिया में बन रहा था। तो साउथ इंडिया में मेरे दोस्त देखिए एमटीएस से, मैं एमटीएस के बारे में थोड़ा पता किया तो उसमें सैलरी उतना बढ़िया नहीं होता है और बहुत दूर है, और मेरे घर में कोई भी नहीं है, हम 3 लोग हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब सीजीएल मेंस भी था, उसमें मेरा डीबी भी था जो एमटीएस का, और मेरा एमटीएस का डीबी था और सीजीएल मेंस था उसी टाइम, सेम टाइम, लगभग 1-2 दिन का फ़र्क होगा। तो मैंने डीबी स्किप करने का सोचा और मैंने डीबी स्किप कर दिया, तो एमटीएस मैंने छोड़ दिया। फिर जो मेरा सीजीएल मेंस था उसमें क्या हुआ, पहली बार आपको अगर पता होगा तो उस समय पैटर्न चेंज कर दिया गया सीजीएल का पैटर्न चेंज होते ही सब बच्चे बौखला गए कि भाई अब कैसे तैयारी करें। अचानक जैसे मेरा बीए बैकग्राउंड था, मेरे पास कंप्यूटर ना था, ना कुछ भी नहीं था उस टाइम, मैं फ़ोन से ही मॉक लगाता था। तो अचानक पैटर्न चेंज होने से देखिए उसमें कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, फिर टाइपिंग इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं पेपर देता हूँ, मेरा हरिद्वार में पेपर पड़ता है, मैं जाता हूँ वहाँ पे। मैं सोच रहा था कि इस बार किस्मत साथ देगी और बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैं उस समय कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों में फ़ेल हो गया 2022 के एग्ज़ाम में। किस्मत को कुछ शायद और मंजूर थी। फिर मेरा हौसला था कि भाई 50 नंबर अगर प्रीलिम्स में ज़्यादा ला रहा हूँ जो कटअप था उससे, तो मैं सीजीएल कर सकता हूँ आगे। फिर मैंने एमटीएस वगैरह कुछ सोचा नहीं उतना। फिर मैं, और साथ में मैं स्टेट का एग्ज़ाम भी भर रहा था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैं अगर एक एग्ज़ाम पे फोकस करता तो मेरा निकल जाता एग्ज़ाम। और क्या होता था दूसरी चीज़ की, पता है क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई यूट्यूबर का मतलब कि देख लेता कि कोई टीचर आके सामने जैसे बोलते हैं कि मेरा बुक कर दो, इसी से सिलेक्शन होगा, इसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, तुम इसी से सिलेक्शन ले सकते हो। भाई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते यूट्यूबर हैं, फिर टीचर हैं। मैं बुक खरीदते गया, जो भी मेरे पास पैसा मतलब जुगाड़ करता था उससे बुक खरीदता गया और मैं बर्बाद होता रहा उसी चक्कर में। फिर 2023 का एग्ज़ाम आया। 23 के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स फिर से बढ़िया गया। कटअप से मेरा लगभग उस साल कटअप थोड़ा ज़्यादा गया था, 40 के आसपास शायद गया था आई थिंक प्रीलिम्स का। लेकिन उस साल भी मेरा लगभग 15-20 नंबर ज़्यादा था प्रीलिम्स में कटअप से। तो मैं लगभग 60 के आसपास मेरा मतलब कि नंबर था रॉ मार्क्स। तो मैं उस साल भी क्वालिफाई किया। लेकिन वही है यार, पता नहीं किस्मत साथ है कि नहीं है। फिर मैंने पेपर दिया और उस समय अगर आपको पता है कि 23 में क्या हुआ था, मैथ का पेपर बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तो घर का माहौल इतना ख़राब था, कोई आसपास ऐसा बोलने वाला कि भाई तू भी कर सकता है नहीं था यार। तो मैंने पेपर दिया। मैथ का पेपर देख के आपको पता है कि मेंस में पहला मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन खुलता है। तो मैथ का पेपर देख के सच में मैं बहुत घबरा गया था। तो मेरा पेपर ख़राब गया और कटअप से शायद 18-20 नंबर कम था, तो मैं पूरी तरह फेल हो गया। फिर आता है 2024 में फिर से मैं प्रीलिम्स देता हूँ। प्रीलिम्स में हर बार मेरा लगभग कटअप से 15-20 नंबर ज़्यादा रहता है और 160 के आसपास मेरा नंबर रहता है। तो मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देता हूँ, सब बढ़िया जाता है। किस्मत को फिर कुछ और मंजूर होती है। मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर वही मेरा, अगर आपको सीजीएल मेंस का आंसर की दिखाऊंगा तो मेरा 328 नंबर है और कटअप गया 333 ईडब्ल्यूएस से। 333 मेरा 328 5 नंबर से रुका। क्यों रुका? आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊँ ना, क्वेश्चन मैंने मैथ का पूरा 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और मुझे आता था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गया। रीजनिंग में एक आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो हर बंदा ने सही किया होगा, 99% बंदे ने, पता नहीं मैंने उसको गलत मार्क कर दिया या क्या कर दिया। और मैथ में भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और एक रीजनिंग में एक क्वेश्चन है जो
आपका मिरर इमेज का है वो क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में मुझे बर्बाद कर दिया। अब एग्ज़ाम देने की हिम्मत भी नहीं होती कि मैं, क्योंकि खुद से सब कुछ मैनेज करना होता है, फिर एग्ज़ाम देना होता है। और मेरे आज 22 तारीख को मेरा फिर से सीजीएल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। मैं दूंगा इस बार भी। इस बार मैं सीजीएल का फॉर्म ही भरा खाली, और मैं सीजीएल ही दूंगा। देखिए अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, भगवान की कुछ और मर्ज़ी होगी। तो ये मेरी स्टोरी थी, मैं कैसे फेल हुआ, क्या किया। आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपको किसी को भी जो मेरा वीडियो देख रहा है, आपको आपके साथ कोई दिक्कत है, आपको शेयर करने के लिए कोई इंसान नहीं है, अगर आपके पास दोस्त नहीं है, देखिए मेरे पास अभी कोई नहीं है। मैं यूट्यूब में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से बता सकता हूँ, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दौर में हैं जहाँ पर एक एक रुपये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप कई बार मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई एक आइसक्रीम खा लूँ 10 का, वो भी खाने का एस्पिरेंट के पास पैसा नहीं होता है। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे मैं अपना नंबर या कुछ दूंगा, मतलब कि टेलीग्राम वगैरह या व्हाट्सएप नंबर, तो मुझसे बात कर सकते हैं। आपको भी ऐसा कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ कुछ दिक्कत है, आप किसी बड़े भाई से बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।